सो क्या सीखा हमने लास्ट लेक्चर में? अब चुपचाप इधर ध्यान होना चाहिए। अपने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि ट्यूब के किसी भी सेक्शन में, कौन सा भी सेक्शन लो, वाइडर सेक्शन लो या नैरो सेक्शन लो, एनी सेक्शन लाइक ये वाला सेक्शन या ये सेक्शन या ये सेक्शन, किसी भी सेक्शन में ये जो सम है, ये तीनों टर्म का जो सम है वो कांस्टेंट होता है। कोई एक क्वांटिटी कांस्टेंट होती है ये नहीं बोल रहा हूं, ये तीनों टर्म का सम कांस्टेंट होता है। तीनों टर्म का सम मतलब ये कि प्रेशर, सपोज अगर मैं इसकी बात करूं, इस सेक्शन की बात करूं, तो इस सेक्शन में जो प्रेशर है प्लस ये हाफ रो वी स्क्वायर, मतलब इस सेक्शन में जो लिक्विड है उसका डेंसिटी, फिर उस लिक्विड का स्पीड, या फिर आगे, और तीसरा टर्म क्या है, रो जी एच। ये रो जी तो होता ही कांस्टेंट है, एच मतलब इसका हाइट कहां से, ग्राउंड से। तो अगर मैं इन तीनों को अगर कैलकुलेट करूं तो उसका कुछ तो आंसर आएगा। अब जब मैं इस सेक्शन में जाऊंगा तो इधर का प्रेशर है ना, प्लस इधर का ही हाफ रो, और मतलब हाफ रो इधर मतलब डेंसिटी, और फिर इधर का स्पीड, इधर का स्पीड मान लो सपोज v2 है, इधर का स्पीड v1 है, और प्लस रो जी, और इसका हाइट ग्राउंड से कितना है, मान लो h2 है, तो रो जी h2। ये जो आंसर आएगा वो एग्जैक्टली इससे इक्वल आएगा। तो फॉर किसी भी सेक्शन के लिए, ट्यूब के किसी भी सेक्शन के लिए, सम ऑफ दिस थ्री टर्म्स इज ऑलवेज कांस्टेंट, मतलब सेम। तीन टर्म मतलब क्या, तो इसको हम लोग बोलते हैं, इस टर्म को हम लोग बोलते हैं प्रेशर हेड, मतलब ऐसा टर्म जिसमें प्रेशर वेरिएबल है। इस वाले टर्म को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी हेड, मतलब ऐसा टर्म जिसमें वेलोसिटी वेरिएबल है। और इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज डिस्टेंस या हाइट या पोटेंशियल हेड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो, पोटेंशियल हेड, क्योंकि इसमें एच है ना, तो अगर एच चेंज हुआ, हाइट चेंज हुआ, तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है, राइट, इसलिए वो पोटेंशियल हेड है। इधर ये v चेंज हुआ तो ऑफकोर्स वेलोसिटी स्पीड चेंज होगा, इसलिए इस टर्म को हम लोग वेलोसिटी हेड बोलते हैं। तो फिर किसी भी सेक्शन के लिए प्रेशर हेड प्लस वेलोसिटी हेड प्लस पोटेंशियल हेड हमेशा क्या रहता है, बोलो, कांस्टेंट। तो ये आपको समझ में आता है बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन कहां लगाते हैं, तो जब कभी भी आप लोग ट्यूब में दो सेक्शन क्रिएट कर पाओ, जब भी ट्यूब में कितने सेक्शन क्रिएट पाओ, दो, वो तो कर लेंगे ना हम लोग, किसी भी पाइप में दो सेक्शन तो बना ही सकते, राइट। तो जब भी पाइप में दो सेक्शन आप बना सकते हो, वाइड रीजन, नैरो रीजन, ऐसे सेक्शन अगर आप बना सकते हो, तो आप वहां पे किसका इक्वेशन अप्लाई कर सकते हो, बर्नौलीज इक्वेशन। और वैसे बर्नौली का मेन पार्ट उसने क्या प्रिडिक्ट किया, या सॉरी प्रिडिक्ट बोल रहा हूं, उसने क्या ऑब्जर्व किया, उसने क्या नोटिस किया जो कुछ अलग है, हमें नहीं पता था, तो वो ये है कि सपोज ये वाइडर रीजन है और ये नैरो रीजन है, तो नैरो रीजन में स्पीड ज्यादा होता है और वाइडर रीजन में स्पीड कम होता है, ये उसने नोटिस किया। दूसरा उसने ये नोटिस किया कि वाइडर रीजन में जहां पे स्पीड ज्यादा होता है वहां पे प्रेशर एक्चुअली कम होता है, प्रेशर एक्चुअली क्या होता है, कम होता है, और जहां पे स्पीड कम होता है वहां पे प्रेशर एक्चुअली ज्यादा होता है। तो P2 लेस है किससे, P1 से। कल किसी ने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि सर आपने बोला था कि इधर का हाइट, सॉरी इधर का एरिया अलग है, इधर का एरिया अलग है, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया लोगे, अगर आप इधर एक क्रॉस कट कर दोगे, मतलब ऐसा स्लाइस लोगे, तो इधर का एरिया ज्यादा है और इधर का एरिया कम है। तो हमें पता है कि प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो इधर का एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, और इधर का एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम होना चाहिए। बट हमारा तो ऑब्जर्वेशन बिल्कुल उल्टा है कि स्पीड कम है, सॉरी स्पीड कम है इसलिए प्रेशर ज्यादा है, और इधर स्पीड ज्यादा है इसलिए प्रेशर। तो फिर बात ऐसी है, मैं तुम्हें लॉजिक से भी समझा रहा हूँ और वैसे थेरोटिकली भी बता रहा हूँ। आप जो लॉजिक लगा रहे हो, ये वाला लॉजिक, ये फ्लूइड एट रेस्ट का लॉजिक है, मतलब ये फॉर्मूला तब काम करता है जब फ्लूइड कैसा हो, रेस्ट पे हो। अगर फ्लूइड इन मोशन है तो उस केस में आपको एक और वेरिएबल जोड़ना पड़ेगा, वो है वेलोसिटी, क्योंकि इसमें, इस वाले फॉर्मूला में उस फ्लूइड का वेलोसिटी जीरो होता है। जब फ्लूइड का वेलोसिटी जीरो होता है तब प्रेशर ऐसे फाइंड आउट किया जाता है, तो उस टाइम पे प्रेशर और एरिया रिलेटेड होते हैं कि एरिया ज्यादा तो प्रेशर कम, एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा। बट अगर फ्लूइड मूव होने लगे, जैसे इसमें वेलोसिटी जीरो नहीं है फ्लूइड की, तो उस टाइम पे जो प्रेशर है वो किससे रिलेटेड है, बोलो, वेलोसिटी से।
राइट। कैसे रिलेटेड है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कोई फॉर्मूला नहीं है, जस्ट लॉजिकली बता रहा हूं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि बर्नौली ने नोटिस किया हुआ है कि इधर पे स्पीड ज्यादा है तो प्रेशर क्या है? कम है, और इधर स्पीड कम है तो प्रेशर ज्यादा है। और अगर तुम्हें इसका लॉजिकल प्रूफ चाहिए, सपोज लाइक मतलब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि सर आपने जो बोला, आपने ये बोला कि ये फॉर्मूला फ्लूइड एट रेस्ट के लिए अप्लाई होता है और ये फॉर्मूला होता है फ्लूइड इन मोशन के लिए, बट फिर भी हमें समझ में नहीं आया कि क्यों इधर प्रेशर कम हो गया, राइट। तो तुम लोग थोड़ा सा लॉजिक लगा दो। सपोज मान लो तुम लोग गाड़ी धो रहे हो, तो उसके लिए पाइप से पानी ले रहे हो, और आपने क्या किया, उस पाइप, वो जो पाइप है वैसे तो थ्रू आउट सेम क्रॉस सेक्शन होता है उसका, है ना, बट आपने क्या किया, उसका प्रेशर मतलब आपको ना ज्यादा जोर से पानी चाहिए, है ना, मतलब वो जो सामने वाला जो भी चीज है उसको अच्छे से धोने के लिए आप चाहते हो कि उसके ऊपर जो पानी गिर रहा है जो जोर से गिरे, फास्ट गिरे, प्रेशर मत बोलना, वो जो स्पीड है उस पानी का वो ज्यादा हो, इसलिए आप इसको दबा देते हो। ऐसे कंप्लीटली तो नहीं दबाओगे, पानी नहीं बाहर आएगा। सो आप लोगों ने उसको दबा दिया, मतलब इधर आपने नैरो सेक्शन बना दिया और इधर अभी भी वाइडर सेक्शन है। तो एक बात बताओ, सपोज मैं तुम लोगों का लॉजिक मान लेता हूं कि इधर हमने दबा दिया तो प्रेशर ज्यादा हो गया, मान लो हमने प्रेस किया ना तो प्रेशर मान लो ज्यादा हो गया, वो बात अलग है कि आपने प्रेशर वो पाइप पे बढ़ाया है ना कि फ्लूइड के ऊपर। किसके ऊपर प्रेशर बढ़ाया? फ्लूइड के ऊपर नहीं बढ़ाया। फिर भी मान लेता हूं कि फ्लूइड का प्रेशर ज्यादा है, तुम्हारा लॉजिक, क्योंकि दबा दिया हमने। तो अगर इधर का प्रेशर ज्यादा है तो उसके कंपैरिजन में ये कम होगा, तो फिर मुझे होता फ्लूइड कहां से कहां फ्लो होता है? तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो फ्लूइड तो उल्टा जाना चाहिए, मतलब तुमने जहां पे दबाया है वहां से फ्लूइड उल्टा मूव होना चाहिए, इधर आना चाहिए क्या? उल्टा हम लोग ये देखते हैं कि इधर दबाने से फ्लूइड और जोर से आगे आता है। नहीं समझा अभी भी मेरा लॉजिक क्या तुम्हें समझा? दोबारा से वापस ऐसा ऐसे वर्टिकल सेक्शन में समझो। लेट्स से यहां से पानी एंटर कर रहा है, ये वाटर का इनलेट है, आपने यहां पे प्रेस कर दिया, है ना, यहां पे प्रेस कर दिया, एरिया कम हो गया, एरिया कम हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो गया, और आपको ये लग रहा है कि यहाँ पे प्रेशर बढ़ गया, बट मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे, इसलिए तो मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि सपोज आपने यहाँ पे दबा दिया इसको, राइट, तो क्या होगा, इधर का प्रेशर अगर बढ़ेगा, अगर मैं तुम लोगों का लॉजिक लेके चलूं कि प्रेशर बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली ऑफकोर्स अगर इधर प्रेशर ज्यादा बोल रहे हो मतलब इधर प्रेशर क्या है? कम है, तो फ्लूइड हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाता है कि लो प्रेशर से हाई प्रेशर जाता है? तो फिर तुम्हारे लॉजिक से हिसाब से इधर फ्लूइड आना ही नहीं चाहिए, बट हम लोग ये देखते हैं कि फ्लूइड आता है और फास्ट आता है, पहले से फास्ट आता है, दैट मीन्स वहीं पे क्लियर हो चुका है कि इधर प्रेशर कम है, ज्यादा नहीं रे, क्योंकि अगर इधर ज्यादा होता तो इधर फ्लूइड क्यों आता? फ्लूइड ज्यादा से कम की तरफ जाता है कि कम से ज्यादा की तरफ जाता है? प्रेशर। तो फिर अगर फ्लूइड इधर और जोर से आ रहा है मतलब इधर का प्रेशर एक्चुअली में क्या होगा? कम होगा, और इधर प्रेशर क्या रहेगा? इसलिए तो इनलेट से जोर से इधर क्या आ रहा है? पानी आ रहा है, राइट, मतलब इधर प्रेशर कम है और इधर प्रेशर। तो मैं दोबारा बोल रहा हूं, दिमाग में क्लियर कर लो, जहां पे भी आपका फ्लूइड इन मोशन में जहां पे भी स्पीड ज्यादा है फ्लूइड का, वहां पे प्रेशर एक्चुअली क्या होता है? कम होता है। इनफैक्ट वो रीजन ही वही है, वो ज्यादा होने के लिए। और तुम बोलोगे इधर स्पीड क्यों ज्यादा हुआ, तो तुमको वो भी लॉजिक पता है कि अगर आपने इधर अंदो, इधर स्पीड क्यों ज्यादा हुआ, सुन लो, स्पीड इसलिए ज्यादा हुआ है क्योंकि तुमने एरिया कम किया। अब एरिया कम हुआ तो लिक्विड के मॉलिक्यूल के लिए जगह कम है, बट यहां से मैटर तो कॉन्स्टेंटली इधर आ रहा है ना, मतलब अगर इधर हाफ लीटर 1 सेकेंड में हाफ लीटर इधर आ रहा है तो 1 सेकेंड में भी इधर हाफ लीटर आ जाएगा, बट वो हाफ लीटर एकोमोडेट करने के लिए जगह है क्या उधर? तो फिर उधर जो मॉलिक्यूल है उनको वहां से फास्ट निकलना पड़ेगा, सो दैट 1 या 2 सेकेंड जो भी है उसमें वो हाफ लीटर को एकोमोडेट कर पाए, इसलिए मॉलिक्यूल यहां से फास्ट हो जाते हैं और उनका क्या बढ़ता है, बोलो? स्पीड बढ़ता है, समझा? और स्पीड बढ़ता है तो क्या कम होता है? क्यों? क्योंकि लिक्विड फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो अगर लिक्विड इधर बहुत ज्यादा जा रहा है मतलब इधर प्रेशर एक्चुअली क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो अब ये दिमाग में डाल दो कि आपके पास फ्लूइड प्रेशर के दो कंसेप्ट है। पहला कंसेप्ट ये है कि फ्लूइड एट रेस्ट, और दूसरा कंसेप्ट ये है कि फ्लूइड इन मोशन। तो जब फ्लूइड मोशन में रहेगा तो उसका प्रेशर वेलोसिटी से रिलेटेड रहेगा। फ्लूइड किस में रहेगा? तो उसका प्रेशर किससे रिलेटेड रहेगा? तो वेलोसिटी ज्यादा तो प्रेशर, नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूं? या वेलोसिटी कम तो प्रेशर, और फ्लूइड रेस्ट पे रहेगा
तो प्रेशर किसका वेरिएबल है? एरिया का, राइट। प्रेशर ज्यादा या कम कौन डिसाइड करेगा? एरिया डिसाइड करेगा। अभी भी दिमाग में नहीं गया? तो वापस, फ्लूइड इन मोशन, तो प्रेशर किससे रिलेटेड? स्पीड से, वेलोसिटी से। और फ्लूइड इन रेस्ट किससे रिलेटेड? ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो हमें समझना है, और इस चैप्टर का ये आखिरी पार्ट है अभी, वो है एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। 5 एप्लीकेशन है, उसमें से 3 एप्लीकेशन ऐसे रहेंगे जिनका नोट्स मैं नहीं लिखने वाला हूं, तुम लोग लिखना, मैं खाली एक्सप्लेन कर रहा हूं। सो पहला एप्लीकेशन जो है वो है स्पीड ऑफ इफ्लक्स। स्पीड ऑफ इफ्लक्स, इफ्लक्स का मतलब आउट फ्लो ऑफ फ्लूइड, इट्स कॉल्ड इफ्लक्स। वापस से, इफ्लक्स का मतलब क्या, दोबारा बोलो? आउट फ्लो ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड अगर कहीं से बाहर आ रहा है ना, तो उसके जो बाहर आने का जो उसका फ्लो है, इस फ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं? इफ्लक्स। सो तुम बोलोगे हमें नहीं समझा, हमें एग्जैक्टली क्या करना है, तो समझाता हूं मैं। तो सपोज आपको एक टैंक लेना है, इधर आन दो, और इस टैंक को आपने यहाँ पे होल रखा हुआ है, आप देख लो आप। ये जो होल होता है, स्मॉल होल इन अ टैंक, इसको हम लोग बोलते हैं ओरिफिस। क्या बोलते हैं? ओ वाला ओरी नहीं, कौन सा वाला? नहीं पता तुमको? हाँ, बस। ये होल वाला ओरी है, वो बात तो अलग है, उसके दिमाग में होल है। हाँ गधो, इधर आंदो अभी आप। तो आवाज नहीं। सो आपने यहाँ पे एक होल किया, इस होल को हम लोग बोलते हैं ओरिफिस। ये कुछ ऐसा ही है कि टैंक में आपने टैप के लिए होल किया, तो टैप के लिए किया हुआ होल जो है वो भी ओरिफिस ही है। ओके, अब ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, आवाज नहीं। अब यहां से क्या होगा, तो यहां से लिक्विड का आउटफ्लो होगा, फ्लूइड का यहां से क्या होगा? आउटफ्लो होगा। अगर अंदर गैस लिया तो गैस का आउटफ्लो होगा, और लिक्विड लिया तो लिक्विड का आउटफ्लो होगा, मतलब फ्लूइड का आउटफ्लो यहां पे होगा, राइट। दूसरी चीज, यहां पे 2 सरफेस एरिया है, मतलब 2 रीजन क्रिएट हो रहे हैं, एक वाइडर रीजन और एक नैरो रीजन। वाइडर रीजन कौन हुआ? ये अगर सरफेस देखोगे, ये फ्लूइड का सरफेस है, तो ये आपका वाइडर रीजन वाला पार्ट है, वाइडर रीजन। क्योंकि अगर आप लोग वहां का क्रॉस सेक्शन लोगे इधर का, तो इधर का क्रॉस सेक्शन बड़ा आएगा ना। अरे बेसिकली ये 3 डायमेंशनल है ना, तो इसका क्रॉस सेक्शन बड़ा आएगा, और इधर का क्रॉस सेक्शन छोटा आएगा, तो ये आपका नैरो रीजन हुआ। ठीक है। सो वाइडर रीजन है तो उसका एरिया सपोज हमने बोल दिया A1, और नैरो रीजन है, इसका एरिया हमने बोल दिया सपोज A2, इसका एरिया हमने A2 बोल दिया। ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि यहां से लिक्विड नीचे आएगा, मतलब फ्लूइड नीचे आएगा, नीचे इन द सेंस बाहर आएगा, तो इस फ्लूइड का कुछ ना कुछ स्पीड होगा, तो इधर के फ्लूइड के स्पीड को मैं V2 बोल रहा हूं। ठीक है। और अगर ये फ्लूइड बाहर आएगा, तो इस ये जो फ्लूइड है इधर, इसका लेवल धीरे धीरे क्या आएगा? कम होगा, मतलब ये मॉलिक्यूल कहां शिफ्ट होंगे? नीचे। तो उधर का स्पीड मैं बोल रहा हूं V1। यहां पे मॉलिक्यूल का स्पीड कितना? V1, फ्लूइड के मॉलिक्यूल का स्पीड V1। अरे नीचे नहीं जाएंगे क्या? और यहां से कहां आएंगे? बाहर आएंगे, तो इधर का स्पीड कितना हुआ? V2, और यहाँ का स्पीड कितना हुआ? V1। ओके। उसके बाद आगे, आगे सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। ये तुम्हारा कौन सा वाला सेक्शन है? वाइडर सेक्शन है। तो यहाँ पे जो लिक्विड का, सॉरी, यहाँ पे जो प्रेशर है लिक्विड पे, वो क्या है? P1। और यहाँ पे जो प्रेशर है इधर, इधर जो प्रेशर है उसको बोल रहा हूं मैं P2। P2 नहीं समझा? ओके।
इधर आन दो, ये इंट्रोडक्शन पार्ट बाद में देख लो घर पे जाके, ठीक है। सो आपने एक टैंक लिया, टैंक को आपने होल किया, होल को हमने ओरिफिस बोला है, और उस होल से जो लिक्विड बाहर आएगा हम लोग उस लिक्विड के स्पीड को बोलेंगे स्पीड ऑफ इफ्लक्स। तो यहां से जो लिक्विड बाहर आ रहा है या फ्लूइड बाहर आ रहा है उस स्पीड को हमें फाइंड आउट करना है, मतलब ये V2 हमें फाइंड आउट करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके। अब उसके लिए हम लोग क्या क्या वेरिएबल यूज कर रहे हैं, तो पहला वेरिएबल है A1, दूसरा वेरिएबल है A2, तीसरा वेरिएबल है V1, चौथा वेरिएबल है V2, और फिर P1 और P2। सो A1 जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सरफेस ऑफ लिक्विड, सरफेस ऑफ लिक्विड जो आपका वाइडर रीजन है बेसिकली, ठीक है नहीं। A2 किसका एरिया है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ओरिफिस, ओरिफिस मतलब जो होल आपने बनाया, जो आपका नैरो रीजन है, ओरिफिस इज नैरो रीजन ना, देख लो आप लोग। और V1 क्या है, V1 स्पीड ऑफ फ्लूइड एट A1, तो A1 क्रॉस सेक्शन पे जो फ्लूइड है, A1 ये A1 क्रॉस सेक्शन है ना, यहाँ का जो फ्लूइड है उसका स्पीड कितना लिया हमने, V1, क्योंकि ये वाला, अरे इधर जो भी मॉलिक्यूल और नीचे आएंगे ना तो उन मॉलिक्यूल का स्पीड लिया हुआ है हमने V1। और जो A2 जो क्रॉस सेक्शन है वहां से जो मॉलिक्यूल नीचे आएंगे उसका स्पीड कितना लिया है, V2। तो स्पीड ऑफ फ्लूइड मॉलिक्यूल एट A2, ठीक है। तो P1 क्या है, प्रेशर एट A1, A1 सरफेस पे जो प्रेशर है वो कौन है, P1, और ये P2 क्या है, प्रेशर एट A2, A2 क्रॉस सेक्शन पे यहाँ पे जो प्रेशर है उसको हमने बोलेंगे P2। क्लियर है क्या? और उसके अलावा रो रहेगा जो डेंसिटी ऑफ लिक्विड रहेगी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड या फ्लूइड, लिक्विड बोलने से फ्लूइड, क्योंकि टैंक में आप लोग गैस या लिक्विड दोनों फिल कर सकते हैं, राइट। यहां तक क्लियर है अभी आपको? चलो ध्यान दो अभी यहाँ पे, तो हमें क्या निकालना है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, हमें यहाँ से बाहर आने वाले फ्लूइड का क्या चाहिए, स्पीड। तो 2 मिनट पहले मैंने तुम्हें बोला कि जहां कहीं पे भी दो सेक्शन आप बना सकते हो, नैरो सेक्शन और वाइडर सेक्शन, वहां पे आप लगा दो कौन, बर्नौलीज इक्वेशन। क्यों? क्योंकि बर्नौली इक्वेशन में 3 वेरिएबल आते हैं, एक है प्रेशर, दूसरा है वेलोसिटी, और तीसरा है हाइट, और हमें उसमें से वेलोसिटी चाहिए, तो फिर हम लोग बस इधर लगा देंगे बर्नौलीज इक्वेशन। क्यों लगा देंगे, बिकॉज हमारे पास दो क्रॉस सेक्शन है, एक है वाइडर क्रॉस सेक्शन और एक है नैरो क्रॉस सेक्शन। चलो फिर लगा देते हैं। सो अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन, बर्नौली की इक्वेशन को लगा दो। क्या बोला बर्नौली ने कि ट्यूब के किसी भी पार्ट के लिए प्रेशर प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH हमेशा कांस्टेंट होता है, मतलब सेम होता है। मतलब आप कोई भी पार्ट उठाओ ट्यूब का और उसमें ये तीनों टर्म का सम क्या होता है, कांस्टेंट होता है, सेम होता है। तो फिर चलो हम लोग दो पार्ट में लगा देते, ये वाइडर रीजन के लिए और नैरो रीजन के लिए। तो सोचो और इधर ध्यान दो, तो वाइडर रीजन का प्रेशर P1 है, फिर वाइडर रीजन में जो वेलोसिटी है वो V1 है, याद है कि नहीं है, और वाइडर रीजन में जो हाइट है उस हाइट को मैं H1 बोल रहा हूं। अच्छा ये हाइट कहां से गिनते, इधर आन दो, हाइट गिनते हम लोग सरफेस से, बॉटम से, है ना, ग्राउंड से, ग्राउंड से हाइट गिनी जाती है। तो इधर आन दो, ये ग्राउंड से जो हाइट है ये, राइट। तो ये जो आपका A1 जो सरफेस है, तो A1 की हाइट ग्राउंड से कितनी है, तो उस हाइट को हम लोग क्या बोल देंगे, H1। वो बात अलग है कि आपके बुक में उसको H यूज किया गया है, क्या वेरिएबल यूज किया गया है, तो मैं बाद में H1 की वैल्यू की जगह पे क्या रखने वाला हूँ, H रखने वाला हूँ, कोई दिक्कत नहीं। सो बोलो, सो H1 आगे, तो ये तो वो हमने ये वाला ये लगाया बर्नौली इक्वेशन, किसके लिए, वाइडर रीजन के लिए। अब बर्नौली इक्वेशन लगाएंगे किसके लिए, तो नैरो रीजन का प्रेशर P2, फिर हाफ रो उसका स्पीड V2, और हाइट कितनी, H2, है ना। तो नैरो रीजन का हाइट अगेन कहां से गिनेंगे, हाइट ग्राउंड से, तो ग्राउंड से हाइट गिनेंगे तो ये देखो, ये नैरो रीजन ये है ना, तो ग्राउंड से इसकी हाइट है कितनी, 0 है, तो छोड़ दो इसको, डायरेक्टली H2 की जगह पे क्या लिख दो,
0, बराबर है। तो ये लगाया हमने बर्नौली इक्वेशन नैरो रीजन के लिए, ये लगाया बर्नौली इक्वेशन हमने, बट आपका बर्नौली बोलता है कि ये किसी भी सेक्शन के लिए लगाओ, आंसर हमेशा सेम होता है, तो इक्वल कर दो इसको। सो फिर क्या हुआ आगे, इधर आन दो। सो बट अब मैं वैल्यूज पुटअप कर रहा हूं, तो इधर आन दो। सबसे पहले जो वैल्यू मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं वो है h। ये जो h1 हाइट है, a1 सरफेस एरिया की जो हाइट है, a1 क्रॉस सेक्शन की जो हाइट है ग्राउंड से, वो h1 लेना है मुझे, बट उन्होंने टेक्स्ट बुक में क्या लिया हुआ है h, तो h1 के जगह पे h ये सिंबल में रिप्लेस कर रहा हूं। अच्छा, अब मुझे चाहिए प्रेशर एट बिगर क्रॉस सेक्शन या वाइडर क्रॉस सेक्शन, और प्रेशर चाहिए मुझे नैरो क्रॉस सेक्शन। इन दोनों का प्रेशर चाहिए, इधर का प्रेशर चाहिए, इधर का प्रेशर चाहिए, है ना। आप में से कौन बताएगा कि ये प्रेशर P1 और P2, इस प्रेशर की वैल्यूज क्या होगी? ज्यादा कम तो मैंने पूछा ही नहीं, मैंने वैल्यूज पूछा। करेक्ट। P1 जो है, देखो ये जो A1 सरफेस है, A1 सरफेस के ऊपर जगह खाली है, मतलब वहां पे एयर होगा। अब ये मत बोलना कि सर वो तो आपने मर्क्यूरी जैसा हुआ, तो मर्क्यूरी थोड़ी ना है, ये लिक्विड है ना, है ना। सो अगर हाँ मर्क्यूरी जैसा हुआ, वो सिचुएशन हुआ कि आपने वहां पे उसको इन्वर्ट किया है, बट हमने इन्वर्ट तो किया नहीं है, स्टार्टिंग में वो गैप रखा था, तो देयरफॉर इसके ऊपर कौन है, एयर है। तो फिर अगर इसके ऊपर एयर है तो देयरफॉर आपको, मतलब मैं तुम्हें लॉजिक समझाता हूं, कोई भी सरफेस, किसी भी फ्लूइड का सरफेस अगर एटमॉस्फेयर को ओपन है, राइट, तो उसके ऊपर क्या एग्जर्ट होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। जैसे मैं एटमॉस्फेयर में खड़ा हूं, तो मेरे बॉडी का हर सरफेस क्या फील कर रहा है, तो ये जो पूरा सरफेस है A1, उसके ऊपर एयर है, तो इसके ऊपर कौन सा प्रेशर रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये P1 की जो वैल्यू है वो P0 से इक्वल रहेगी, बराबर है। और अगर आपको ये लॉजिक समझा है तो आप ये भी लॉजिक सुन लो, ये जो नीचे का जो नैरो रीजन है A2, वो भी तो एयर को ओपन है, उसके नीचे कौन है, एयर है, तो एयर उधर प्रेशर नहीं लगाएगा क्या, तो वहां पे भी जो प्रेशर रहेगा P2 वो भी किससे इक्वल है, P0 से। अरे आया नहीं। अब ये मत सोचना कि सर ये नीचे है तो प्रेशर तो ऊपर की वजह से रहेगा, आपको ये दिमाग डालो कि जो भी सरफेस एटमॉस्फेयर को ओपन है उसके ऊपर जो प्रेशर रहेगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा। तो यहां पे हमने ओपन करके रखा हुआ है, तो एयर है उसके नीचे, तो वो एयर का प्रेशर इसके ऊपर रहेगा, वैसे इधर भी एयर का प्रेशर रहेगा। तो P1 और P2 दोनों इक्वल है, और किससे इक्वल है बोलो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों सरफेस एयर के साथ कांटेक्ट में, किसके साथ, तो एयर के साथ सरफेस अगर कांटेक्ट में है तो उस सरफेस के ऊपर कौन सा प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ज्यादा सोचने का नहीं, दिमाग लगाने का। सो P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू कितना आएगा, P0, कर दो पुटअप। तो P1 के जगह पे P0 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P0 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर, और ये रो G इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0। वो H2 हाइट 0 है, H2 हाइट जो थी वो कितनी थी, 0 थी। ओके, सो यहाँ पे क्या आएगा, अच्छा ये P0 जो है इधर प्लस है, इस तरफ आएगा तो माइनस, तो इधर ये P0 इधर आके माइनस होगा, तो माइनस P0 और प्लस P0 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो एक स्टेप बर्बाद करने से अच्छा अभी उनको सब्ट्रैक्ट कर दो। अरे P0 इधर प्लस है, इस तरफ आएगा तो क्या होगा, तो माइनस P0 प्लस P0 सब्ट्रैक्ट होने वाला है ना, तो अभी करो ना भाई। आगे बोलो क्या आया, हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1, H1 नहीं सॉरी H, रो GH, और आगे ये कितना बचा बोलो, हाफ रो V2 स्क्वायर। अब मुझे बताओ, इधर भी डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, इधर भी डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या निकलेगा, तो हाफ V1 स्क्वायर प्लस GH इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर। तो अब मुझे बताओ, ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड इधर मल्टीप्लाई इधर आया तो ऊपर भी डेंसिटी ऑफ लिक्विड और नीचे भी, तो फिर अभी से कैंसिल करो, राइट। तो क्या बचा बोलो, बोलो हाफ V1 स्क्वायर प्लस GH और सामने हाफ V2 स्क्वायर, हाफ V2 स्क्वायर। क्लियर है यहां तक, बट हमें V2 चाहिए, बट दिक्कत ये है कि V2 के फॉर्मूला में V1 भी है कि नहीं। तो एक काम करो,
तो आप लोग v1 की वैल्यू पुटअप करो, क्योंकि आपको स्पीड ऊपर का जो सरफेस है उस एरिया से जो फ्लूइड नीचे आ रहा है उसका स्पीड थोड़ी ना चाहिए। यहां से जो फ्लूइड नीचे आ रहा है इधर का स्पीड आपको नहीं चाहिए, आपको इफ्लक्स वाला स्पीड चाहिए। तो आपको v2 चाहिए ना, v1 नहीं चाहिए। तो v1 को इक्वेशन को हटा दो, इक्वेशन में से हटा दो। तुम लोग कैसे हटाएंगे? तो आप लोग एक काम करो, यूजिंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। क्या बोलता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बोलता है फॉर एनी सेक्शन ऑफ पाइप, फॉर एनी सेक्शन ऑफ पाइप प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो अगर मैं ये वाला लॉ लगा दूं वाइडर सेक्शन और नैरो सेक्शन के लिए, तो वाइडर सेक्शन का एरिया a1 है, वेलोसिटी v1 है। नैरो सेक्शन का एरिया a2 है, वेलोसिटी v2 है, और ये कांस्टेंट है मतलब इक्वल है। ठीक है, ऐसा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें बोलता है। तो यहां से v1 की वैल्यू निकाल लो। v1 की वैल्यू कितनी आएगी बोलो? a2 v2 अपॉन a1। तो ये a1 की जो v1 की वैल्यू आई वो स्टार इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो अगर उस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दी तो क्या आएगा? हाफ। और ये v1 के जगह पे क्या आएगा बोलो? a2 v2 अपॉन a1। बट v1 का स्क्वायर है इसलिए उसका भी होल का स्क्वायर, प्लस आगे क्या? gh, और उसी के आगे हाफ v2 स्क्वायर, हाफ v2 स्क्वायर। बोलो नहीं समझा? तो इसके आगे इधर एक्सप्लेन करने से अच्छा मैं अगले स्लाइड पे एक्सप्लेन करता हूं। तो क्या आया था मुझे बताओ दोबारा? a2 v2 अपॉन a1 होल स्क्वायर प्लस gh प्लस हाफ v2 स्क्वायर। बोलो सही है ये? अब ध्यान दो, अब आपको कहीं पे भी इक्वेशन में v1 दिख रहा है क्या? नहीं, v2 दिख रहा है, वो तो हमें निकालना ही है ना, वो तो दिखना ही चाहिए। अब मुझे ध्यान दो अभी मैं क्या बोल रहा हूं। अब एक काम करो, ये होल का स्क्वायर है तो ये इंडिविजुअल का स्क्वायर ले लो, ये सबका स्क्वायर हो जाएगा। तो आएगा a2 स्क्वायर v2 स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर, आ गया एज इट इज। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि आप इन दोनों के ऊपर ध्यान दो, इतने पार्ट के ऊपर। क्या है ऊपर? a2 का और नीचे क्या है? तो a2 का स्क्वायर और a1 का स्क्वायर। तो क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या? a2 अपॉन a1 का होल का स्क्वायर, क्योंकि वो दोनों का भी तो स्क्वायर है, तो हम लोग लिख देंगे होल का स्क्वायर। और उसके बाजू में कौन है बोलो? v2 स्क्वायर प्लस कौन? gh प्लस कौन? हाफ v2 स्क्वायर। क्लियर है क्या? अब दोबारा याद करो कि a2 क्या था और a1 क्या था। a1 वो जो टैंक है उसका सरफेस एरिया है, क्योंकि टैंक के अंदर पानी है, पानी का सरफेस एरिया मतलब टैंक का सरफेस एरिया, क्योंकि पानी टैंक का ही सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करेगा ना। तो a2 इज द सरफेस एरिया ऑफ टैंक, और a1 जो सरफेस एरिया था, नहीं गलत बोल रहा हूं मैं, a1 इज द सरफेस एरिया ऑफ टैंक, है ना? डायग्राम में देख के बात करते हैं। a1 इज द सरफेस एरिया ऑफ टैंक और a2 इज सरफेस एरिया ऑफ होल ओरिफिस। तो क्लियर कट है, a2 काफी छोटा है और a1 काफी। और आपके घर पे जब टैंक लगती है तो इतनी अगर टैंक है तो क्या उसमें इतना होल करते हो क्या आप? छोटा ही होल करते हो ना। सो प्रैक्टिकली स्पीकिंग होल का एरिया कम ही होगा और टैंक का सरफेस एरिया ज्यादा होगा, मतलब a1 इज फार ग्रेटर देन a2। होता है कि नहीं होता है? तो अगर a1 फार ग्रेटर देन a2 है तो हमारे पास जो प्रोडक्ट सॉरी हमारे पास यहाँ पे जो टर्म है वो क्या है बोलो? a2 डिवाइड बाई a1 है। तो a2 तो a1 तो बहुत बड़ा है और a2 बहुत छोटा है। आप देखो ना यहाँ पे a1 इज फार ग्रेटर देन a2, तो फिर a1 बहुत बड़ा है और a2 बहुत छोटा है, तो आंसर ये 1 से लेस आएगा कि नहीं आएगा? 1 से लेस आएगा। और अगर 1 से लेस आएगा मतलब लेट्स से 0.9, 0.8, 0.1, 0.2 ऐसा कुछ आएगा। और आपके लिए तो इधर a2 अपॉन a1 का क्या है? स्क्वायर है। तुम्हें लॉजिक समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? a2 अपॉन a1 का क्या है? तो मान लो a2 अपॉन a1 0.1 है सपोज फॉर एग्जांपल, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 0.01 और छोटा हो जाएगा। तो देयरफॉर ये ऑलमोस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा? दोबारा से बोलो, ऑरिफिस का एरिया बड़ा होता है कि टैंक का एरिया बड़ा होता है? तो टैंक का एरिया इज a1 इज फार ग्रेटर देन ऑरिफिस एरिया। अब मेरे पास जो डिवीजन है उसमें a2 ऊपर है और a1 मतलब ओरिफिस का एरिया ऊपर, टैंक का एरिया नीचे। आपको से आंसर बहुत छोटे होना है। तो छोटा मतलब किससे कम? 1 से कम। और 1 से कम जो नंबर होते हैं फ्रैक्शन है ना, 1/2, 1/3 ऐसे, तो उनका अगर स्क्वायर करोगे तो और भी छोटे हो जाते हैं। सो देर नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे 1/2.5 और 1/2 का स्क्वायर करो तो कितना आएगा? 1/4, 0.25 और छोटा हो गया। तो फिर a2 अपॉन a1 ऑलरेडी छोटा है, उसका स्क्वायर करोगे तो और भी छोटा होगा,
और भी छोटा मतलब अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। तो चलो ये पुटअप कर दो इधर, तो ये क्या आएगा, हाफ a2 अपॉन a1 हो गया 0, और ये बाजू में कौन है, v2 का स्क्वायर, और प्लस ये आगे gh, और ये हाफ v2 स्क्वायर, तो 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग इज व्हाट, 0, तो ये आएगा gh और ये हाफ v2 स्क्वायर, 2 इधर डिवाइड इधर गया तो 2gh इज इक्वल टू कितना आएगा, v2 स्क्वायर, और दोनों तरफ का रूट लेंगे तो अंडर रूट ऑफ 2gh इज इक्वल टू v2, तो v2 का स्पीड आपके पास निकल के आ गया, बोलो अंडर रूट ऑफ 2gh। अरे आया नहीं, सो देयरफॉर ये आया स्पीड ऑफ इफ्लक्स। इफ्लक्स मतलब होल से निकलने वाला जो पानी है, लिक्विड है या एयर है, उसका स्पीड। क्लियर है? तुम एक बात नोटिस करो, अगर मैंने सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट को हम लोग h हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं, कितने हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं, h हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं, तो इनिशियली उसका स्पीड कितना रहेगा, तो फिर हमारे पास एक इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो v मतलब उसका फाइनल स्पीड, मतलब फाइनली ग्राउंड पे आएगा तो उसका फाइनल स्पीड कितना रहेगा वो, तो ये v स्क्वायर, u इसका क्या है, इनिशियल स्पीड। मैं जनरली डिस्कस कर रहा हूं तुम्हारे साथ कि हमने एक h हाइट से जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या किया है, ड्रॉप किया है, तो क्या होगा, तो उसका इनिशियल स्पीड 0, 2, a मतलब एक्सेलरेशन, सबको पता है ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के कारण मूव हो रहा है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहेगी, और s मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट, तो यहां से यहां तक के डिस्प्लेसमेंट को मैं क्या बोल रहा हूँ, h बोल रहा हूँ, तो ये v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, बोलो 2gh, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh, तो ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला ऑलमोस्ट कैसा है, सिमिलर है। इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड ऑफ इफ्लक्स जो है ना, ये सिचुएशन मैच करता है कि अगर आप h हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हो, ड्रॉप कर रहे हो, तो यहाँ पे भी h हाइट से कुछ ड्रॉप ही तो हो रहा है, क्या ड्रॉप हो रहा है h हाइट से, बताओ, वो लिक्विड या फ्लूइड ड्रॉप हो रहा है, तो फ्लूइड कितने है, ग्राउंड से कितने हाइट पे है, बोलो h हाइट से, तो वो नीचे क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, अरे नीचे आ रहा है मतलब क्या हो रहा है, राइट, तो ये उसका स्पीड कितना है, अंडर रूट ऑफ 2gh, जैसे कि हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर, जैसे इस पेन को ड्रॉप किया तो इस पेन का फाइनल स्पीड कितना आने वाला है, अंडर रूट ऑफ 2gh, वैसा ही इफ्लक्स का भी स्पीड है। क्लियर है कि नहीं है? ओके, तो इस तरीके से आप लोग इफ्लक्स का स्पीड निकालोगे। बोलो इसमें डाउट, बोलो, हाँ बोलो। P1 P2 को इक्वल नहीं लिया, P1 P2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इक्वल लिए, करेक्ट, तो इसका मतलब ये है कि वहां पे फ्लूइड को मूव ग्रेविटी कर रही है, मतलब तेरा डाउट समझा मुझे, कि प्रेशर इक्वल है तो फ्लूइड कैसे मूव हो रहा है, इट इज ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, इसलिए तो स्पीड ऐसा आया कि जैसे अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को ऊपर से ड्रॉप करता हूं तो उस ऑब्जेक्ट को प्रेशर डिफरेंस नीचे लेके आता है क्या, नहीं, कौन लेके आता है, सो सिमिलर टू दिस, है ना, तो यहाँ पे फ्लूइड प्रेशर डिफरेंस से वजह से मूव हो रहा है कि ग्रेविटी की वजह से मूव हो रहा है, ग्रेविटी की वजह से मूव हो रहा है। बोलो गोदो, क्या डाउट है इसमें, तुम्हें समझ में आया सारा, वापस बोलो, क्या क्या सीखा हमने, स्पीड ऑफ इफ्लक्स, इफ्लक्स, स्पीड ऑफ इफ्लक्स क्या होता है, या इफ्लक्स क्या होता है, फ्लूइड का आउटफ्लो, जैसे आपने एक, आपके पास वो घर के अंदर वो गैस का सिलेंडर होता है ना, तो उसको अगर ओपन करते हो तो आपने क्या किया, उसमें से फ्लूइड क्या हो रहा है, आउटफ्लो, बट इतना ही फर्क है कि यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है और वहां पे कहाँ आ रहा है, ऊपर आ रहा है, अरे आया नहीं, तो एक्सेलरेशन उसका निगेटिव रहेगा, माइनस रहेगा, अरे आया नहीं, तो अब मुझे बताओ, देखो इसको हम लोग ओरिफिस बोलते हैं, इसके क्रॉस सेक्शन एरिया ये छोटा है तो उसको A2 बोल दिया, इधर से बाहर जो फ्लूइड आ रहा है उसका स्पीड कितना बोल दिया, V2, ये जो टॉप सरफेस है उसका एरिया को क्या बोला, A1, और उस यहाँ के प्रेशर को P1, और इधर का जो लिक्विड है वो धीरे धीरे नीचे शिफ्ट हो रहा है तो उसके वेलोसिटी को कितना बोल दिया, V1, सारे वेरिएबल यहाँ पे डिस्कस करे हुए। अच्छा, फिर हमने, हमारे पास दो रीजन बन रहे हैं, एक वाइडर रीजन और एक नैरो रीजन, wherever there are two sections of tubes, whether they are wider or narrow, whatever, दो सेक्शन है ना, बर्नौली इक्वेशन लगा दो, तो बर्नौली इक्वेशन लगा दिया, एक बार वाइडर रीजन के लिए और एक बार नैरो रीजन के लिए, आपको पता है वो टर्म का सम हमेशा क्या रहता है, सेम, इक्वल होता है, मैंने वेरिएबल्स ऑलरेडी समझा दिए, तो A1 जो सरफेस एरिया था उसका हाइट ग्राउंड से होता है H1, और A2 जो सरफेस एरिया उसका ग्राउंड से हाइट होता है H2, तो H1 के जगह पे हमने H लिया है, और H2 तो बिल्कुल ग्राउंड पे है, वो A2 एरिया बिल्कुल कहां पे है, बोलो ग्राउंड पे, तो A2 का हाइट ग्राउंड से कितना रहेगा, 0 रहेगा, अरे इसका हाइट A2 एरिया का हाइट ग्राउंड से 0 रहेगा,
इसलिए H2 के जगह पे हमने क्या पुटअप किया इधर 0, रो H2 था ना यहाँ पे। और फिर जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास जो भी इक्वेशन आया आप देख सकते हो। अच्छा, P1 और P2 के जगह पे क्या लिखा, P0 लिखा, बिकॉज दोनों के दोनों सरफेसेस ओपन टू द एयर एटमॉस्फेयर थे, मतलब दोनों एयर के साथ कांटेक्ट में थे, तो दोनों जगह पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा। तो P1 के जगह पे P0, P2 की जगह पे भी P0। सॉल्व किया, फिर मुझे देखा कि इधर इक्वेशन में V1 बच रहा है। V1 मतलब वो जो लिक्विड, जो सरफेस का लिक्विड धीरे धीरे नीचे आ रहा है ना, उसका स्पीड। बट V1 तो हमें नहीं चाहिए ना, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से E1 की वैल्यू निकाली और वापस से स्टार इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करी। और जब फाइनली हमने उसको सॉल्व किया प्रॉपरली, तो हमारे पास फॉर्मूला निकल के आया V2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2GH। और मैंने तुम्हें क्या बोला, अगर तुम्हें याद नहीं है यहाँ पे मैंने क्या बोला, कि मैंने बोला कि सपोज आपके हाथ में एक पेन है और उसको आप ड्रॉप करते हो h हाइट से, तो अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को h हाइट से ड्रॉप किया तो उसका भी स्पीड कितना निकल के आता है, अंडर रूट ऑफ 2GH। मतलब फ्लूइड का बाहर आना या किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करना, दोनों सिचुएशन एग्जैक्टली क्या है, सेम है, इसलिए दे हैव इक्वल स्पीड, है ना। आफ्टर हाइट कितना h, या h डिस्प्लेसमेंट के बाद इक्वल स्पीड है ये। तो इसका मतलब यहाँ पे भी लिक्विड ड्रॉप हो रहा है, टाइम के अंदर से लिक्विड क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है ना। तो ये वही वाला सिचुएशन हुआ, फ्री फॉल जैसा सिचुएशन हुआ। क्लियर है कि ये किसके वजह से नीचे आ रहा है, बोलो, ग्रेविटी की वजह से, राइट। इसलिए इसका स्पीड ग्रेविटी की वजह से ही स्पीड है इसके पास, और वो स्पीड निकल के आया अंडर रूट ऑफ 2GH। ठीक है, सो ये हो गया आपका स्पीड ऑफ इफ्लक्स, ये कंसेप्ट कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ेंगे हम लोग और सेकेंड एप्लीकेशन सीखेंगे, विच इज ए वेंचुरीमीटर। सो नेक्स्ट एप्लीकेशन जो हमें सीखना है वो है वेंचुरीमीटर। टोटल 5 एप्लीकेशन है बर्नौली इक्वेशन के, उसमें से ये सेकेंड एप्लीकेशन है। वेंचुरीमीटर क्या होता है, तो अगेन पाइप के अंदर किसी सेक्शन पे अगर आपको स्पीड गिनना है, मतलब पाइप के, एक पाइप है और उस पाइप के अंदर जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है ना, उस फ्लूइड का हमें क्या चाहिए, स्पीड चाहिए, है ना। वो स्पीड मेजर करने के लिए हम लोग वेंचुरीमीटर ये डिवाइस यूज करते हैं, राइट। सो it is a device used to measure speed of fluid flowing through ट्यूब या पाइप। तो किसी भी पाइप में से जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है, वेदर इट इज एयर और वेदर इट इज लिक्विड, उसका स्पीड मेजर करने के लिए हम लोग ये डिवाइस यूज करते हैं, वो है वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर कैसा होता है उसका डिजाइन, तो उसका डिजाइन कुछ ऐसा होता है, देख लो। सो अगर आप देखोगे वेंचुरीमीटर को तो कुछ ऐसा शेप होता है, बीच में यहाँ पे आप देखोगे तो क्रॉस सेक्शन बहुत छोटा है। इसको जो है कॉन्ट्रिक्शन क्या बोलते हैं हम लोग इसको, जरा ओपन देख, कंस्ट्रिक्शन वर्ड देखो ना, हाँ यस, कॉन्स्ट्रिक्शन बोलते, जो यहाँ पे अचानक से छोटा हो जाना, नहीं समझा, दिस इज वाइड रीजन, और अचानक से यहाँ पे पतला हो रहा है या छोटा हो रहा है, सो दैट इज कॉल्ड कॉन्स्ट्रिक्शन। तो इस ट्यूब के अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। तो अब यहाँ पे ये कॉन्स्ट्रिक्शन क्यों किया जाता है, जानबूझ के किया जाता है, टू क्रिएट 2 एरियाज, वन इज नैरो रीजन एंड अदर वन इज, एंड अगेन वी हैव केप्ट 2 ओपनिंग्स हियर, ये पहला ओपनिंग है और ये दूसरा ओपनिंग है। और ये जो पहला ओपनिंग है, यहाँ पे अगर आप क्रॉस सेक्शन एरिया देखोगे ना, अगर आप एक स्लाइस अगर यहाँ पे कट करोगे तो ये होगा यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया, और अगर यहाँ पे एक स्लाइस कट करते हो तो ये होगा दूसरा क्रॉस सेक्शन एरिया। तो क्लियर कट ये क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा है और ये बड़ा है, तो दिस विल सर्व एज अ वाइडर रीजन एंड दिस विल सर्व एज अ नैरो रीजन। तो अगर मैं बोलूं कि इधर का एरिया कितना है, तो आपको आप बोलोगे A1, इसका एरिया क्या है A2, एंड वी कैन क्लियरली सी A1 इज ग्रेटर देन A2।
अच्छा, दूसरी चीज, इस एरिया पे कहीं पे एक पॉइंट लिया, उस पॉइंट पे प्रेशर कितना रहेगा, तो उस प्रेशर को मैं बोलता हूं P1, और इधर एक पॉइंट लिया तो उसका प्रेशर रहेगा P2। उसके बाद आपको ये पता है कि जहां पे एरिया छोटा होता है वहां पे स्पीड ज्यादा होता है, तो इधर का स्पीड V2 होगा और इधर का स्पीड V1 होगा। एंड वी क्लियरली नो कि V2 इज ग्रेटर देन V1, या फिर V1 छोटा है V2 बड़ा है। मतलब छोटे एरिया पे जो फ्लूइड है उसका स्पीड ज्यादा है, और बड़े एरिया में जो फ्लूइड है उसका स्पीड कम है ना। और आपको ये भी पता है कि प्रेशर जो है, जिधर स्पीड ज्यादा होता है उधर प्रेशर कम होता है, और जिधर स्पीड कम होता है उधर प्रेशर ज्यादा होता है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है यहाँ पे? ओके। और आपको ये फ्लूइड है जो अंदर से फ्लो हो रहा है, ओके। सो अब मुझे बताओ, इधर आन दो अब यहाँ पे। अभी अगर फ्लूइड यहाँ से फ्लो हो रहा है और यहाँ पे फ्लूइड के लिए ओपनिंग है, तो आपको इस यहाँ पे फ्लूइड थोड़ा कहाँ जाएगा, इसके अंदर जगह ऑक्यूपाई करेगा। यहाँ पे भी ओपनिंग है फ्लूइड के लिए, तो ये भी इधर भी जगह ऑक्यूपाई करेगा। बट एक बात बताओ, इधर प्रेशर ज्यादा है, क्यों? क्योंकि स्पीड क्या है इधर कम है, इसलिए प्रेशर ज्यादा है। और अगर इधर प्रेशर ज्यादा है तो इधर हाइट ज्यादा होगा। फ्लूइड जो हाइट अचीव करेगा यहाँ पे, वो हाइट क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। और इधर प्रेशर कम है, इसलिए इधर का जो हाइट अचीव किया होगा वो क्या रहेगा, कम रहेगा। बोले नहीं समझा? अरे इधर क्यों ज्यादा हाइट अचीव किया, क्लियर है कि नहीं? क्यों बताओ? प्रेशर ज्यादा है और इधर प्रेशर कम है, इसलिए दोनों ओपनिंग में प्रेशर के लेवल में डिफरेंस है। वेंचुरीमीटर का जो कंस्ट्रक्शन है वो क्लियर है क्या? तो बीच में ही कॉन्स्ट्रिक्शन है, मतलब बीच में ही दबा हुआ है, राइट? देख सकते हो तुम लोग? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक दो लाइन के लिए जगह छोड़ रहा हूँ ओपनिंग स्टेटमेंट लिखने के लिए। आप लोग वेरिएबल चाहिए तो इंट्रोड्यूस कर सकते हो। सो A1 जो है एरिया ऑफ वाइडर सेक्शन, A2 जो है वो एरिया ऑफ नैरो सेक्शन, खड़ा रहे ऋग्वेद। उसके बाद P1 जो है प्रेशर ऑफ फ्लूइड एट अ पॉइंट या प्रेशर एट अ पॉइंट इन वाइडर सेक्शन, ठीक है। और उसके बाद P2 प्रेशर एट अ पॉइंट इन नैरो सेक्शन। V1 और V2 आपको पता है, स्पीड ऑफ फ्लूइड एट A1 और स्पीड ऑफ फ्लूइड एट A2। मतलब A2 एरिया से जाते जाते स्पीड V2 हो जाता है, और A1 एरिया को क्रॉस करते करते स्पीड कितना हो जाता है, V1 इतना हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो लिक्विड है उसका डेंसिटी रहेगा रो। ठीक है, सो वेरिएबल क्लियर है। दो नैरो रीजन वाइडर रीजन क्रिएट हो गया है, क्रिएट हुआ है ना। तो यहाँ पे बर्नौलीज थ्योरम लगा सकते हैं। चलो ठीक है। सो यूजिंग बर्नौलीज थ्योरम, क्या है वो, P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो बर्नौली थ्योरम बोलता है कि आप ट्यूब के किसी भी सेक्शन में ये सम ले लो, ये हमेशा क्या होता है, सेम ही आता है, कांस्टेंट ही आता है। तो अभी हम लोग एक बार वाइडर रीजन के लिए लगाएंगे और एक बार नैरो रीजन के लिए। तो वाइडर रीजन के लिए लगा दिया, तो आएगा P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1। और अब लगाएंगे नैरो रीजन के लिए, P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। तो H1 जो है वो नैरो रीजन की हाइट है, और H1 वाइडर की हाइट है और H2 नैरो की हाइट है। क्लियर है? चलो ध्यान दो अभी यहाँ पे। अच्छा,
पिछली बार की तरह ये मत बोलना कि P1 और P2 जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इक्वल है, क्योंकि इस बार P1 पॉइंट इन फ्लूइड है, तो वो एयर को थोड़ी ओपन है, उसके इस तरफ एयर है क्या, फ्लूइड है, उसके इस तरफ एयर है क्या, सिमिलरली इसके भी दोनों तरफ क्या नहीं है, एयर नहीं है, तो एक भी प्रेशर एटमॉस्फेरिक से इक्वल नहीं है, राइट। सो P1 P2 वेरिएबल वैसे रहेंगे। बट एक बात बताओ, H1 और H2 क्या होता है, हाइट ऑफ सरफेस एरिया A1 फ्रॉम द हाइट एट विच हाइट ऑफ A1 की हाइट, और H2 होता है हाइट ऑफ A2 मतलब A2 और A1 क्या है, सरफेस एरिया, तो वो सरफेसेस की हाइट कहां से गिनते हैं, ये हाइट ग्राउंड से। तो अगर ग्राउंड से हम लोग हाइट गिनेंगे इसमें, अगर मैं यही से ग्राउंड से हाइट गिनूं, तो ये A2 तो सॉरी A1 जो है वो क्रॉस सेक्शन वो बिल्कुल ग्राउंड पे ही है, तो उसकी हाइट कितनी है, 0। ऐसे मत गिनो, ऐसे नहीं गिनते, वो शुरू कहां से हुआ है, वही 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 तक की हाइट है ना, सरफेस तक की हाइट। तो ये सरफेस है, तो सरफेस अगर हॉरिजॉन्टल होता तो ऐसे हाइट गिनते, बट अगर वो सरफेस पूरा शुरू ही कहां से हो रहा है, ग्राउंड से, तो उसकी हाइट कितनी है, 0। और ये भी ग्राउंड से ज्यादा ऊपर है नहीं है, राइट, कॉन्स्ट्रिक्शन है बट बहुत बड़ा थोड़ी कॉन्स्ट्रिक्शन है, सो देयरफॉर ये भी हाइट काफी कम है। तो H1 और H2 दोनों हाइट क्या है, कम ही है, तो वो दोनों हाइट जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या रहेगी, 0। अरे देखो ना, मैंने यही तुम्हें इधर भी तो समझाया था, अगर आपको याद होगा तो मैंने क्या बोला था, A1 जो सरफेस एरिया था उसकी ग्राउंड से हाइट कितनी ली थी मैंने, H1, बाद में H लिखी बट H1 ही है ना वो फॉर्मूला में, और A2 की हाइट भी ग्राउंड से कितनी है, H2, बट वो बाद में कितनी लिखी, 0, बिकॉज वो बिल्कुल ग्राउंड पे है। तो वैसा ये भी बिल्कुल कहां से शुरू हो रहा है, ग्राउंड से शुरू है, और ये वेरी क्लोज टू द ग्राउंड है, तो दोनों हाइट ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है, ना के बराबर है, तो देयरफॉर दोनों हाइट की जगह पे क्या पुट करेंगे, 0। तो क्या आएगा बोलो, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 की जगह पे 0, और P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर और रो जी H2 के जगह पे 0। तो ये आएगा P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, और ये 0 गया बाहर में, और ये P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, ठीक है। अब एक काम कर रहा हूं, इधर प्रेशर P2 इधर प्रेशर P1 है, तो दोनों को लेफ्ट में ले रहा हूं, मतलब एक ऑलरेडी लेफ्ट में, इसको भी लेफ्ट में ले रहा हूं, और जिसमें भी वेलोसिटी है उसको राइट में ले रहा हूं। तो क्या आएगा इक्वेशन बोलो, P1 प्लस P2 इधर आएगा तो माइनस P2, और इधर पहले से कौन है, हाफ रो V2 स्क्वायर, और ये प्लस उधर गया तो माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर, क्या कॉमन निकलेगा यहां से, हाफ और रो दोनों निकलेंगे कॉमन, अंदर रहेगा V2 स्क्वायर प्लस सॉरी V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, राइट। अभी तक वेलोसिटी आई नहीं हो, है ना, स्पीड हम लोग क्या करते हैं, वेंचुरीमीटर क्या करता है, तो फ्लूइड का स्पीड गिनता है ना, तो फ्लूइड के स्पीड कितने हैं बोलो, 2 है यहाँ पे, एक है वाइडर रीजन और एक है, तो नैरो रीजन में फ्लूइड का स्पीड है V1 वाइडर में, और नैरो में कितना है V2, राइट। तो ये ऐसा इक्वेशन तो आ चुका है जिसमें V2 और V1 दोनों है, राइट, बट हम लोग इसको थोड़ा और आगे बढ़ा सकते हैं। अब ध्यान देना और ठीक से सुनना है, क्योंकि मैं जो लॉजिक समझा रहा हूं तुमको अभी ठीक से सुनना तो। अब मुझे बताओ, P1 और P2 है ना मेरे इक्वेशन में, इनफैक्ट इक्वेशन में P1 माइनस P2 है, तो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं ये P1 माइनस P2 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो ये लॉजिक समझना, रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मुझे एक बात बताओ, P1 जो पॉइंट है वो कहां पे, फ्लूइड के अंदर है कि फ्लूइड के बाहर है, और P2 पॉइंट भी फ्लूइड के, और मुझे इन दोनों का प्रेशर का डिफरेंस चाहिए, है ना। तो अगर आपको याद होगा एब्सोल्यूट प्रेशर वाला कंसेप्ट, तो एब्सोल्यूट प्रेशर में हमने क्या किया था, एक वेसल लिया था, उस वेसल के अंदर फ्लूइड लिया था, और इस फ्लूइड में एक अपने लिक्विड कॉलम लिया था, और ये कॉलम को हमने रखा था लिक्विड के अंदर, और आपको याद होगा तो टॉप पे प्रेशर P1 था, बॉटम पे प्रेशर P2 था, और ये जो रिलेशन आया था वो आया था P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो जी एच। P1 इस तरफ शिफ्ट हुआ तो P2 माइनस P1 इज इक्वल टू कितना आया, रो जी एच। क्या ये कंसेप्ट यहाँ अप्लाई होगा, बिल्कुल होगा, बिकॉज ये दोनों पॉइंट किसमें है, फ्लूइड के अंदर है। सो देयरफॉर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इधर लिख रहे हैं, वी नो प्रेशर डिफरेंस इज गिवन बाय और क्या फॉर्मूला बोलो, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू कितना, रो जी एच।
So we have two expression, two equations giving out the pressure difference. तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, दोनों का राइट हैंड साइड भी इक्वल रहेगा, तो क्या रहेगा बोलो, क्या इधर हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, और इस तरफ क्या है बोलो रो जी एच, तो रो जी एच, तो अब रो जो है इधर मल्टीप्लाई, इधर आया तो डिवाइड, तो रो और रो क्या होगा कैंसिल, और 2 इधर डिवाइड उधर क्या तो मल्टीप्लाई, तो ये आएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस 2GH, राइट। अरे क्लियर है कि नहीं। तो इस तरीके से आप लोग अगर एक स्पीड नोन है तो दूसरा स्पीड फाइंड आउट कर सकते हो, तो V2 नोन है तो V1 फाइंड आउट कर सकते हो, और V1 नोन है तो V2 फाइंड आउट कर सकते हो। तो दिस इज द इक्वेशन फॉर वेंचुरीमीटर। हाँ हाँ, एक मिनट। सो H क्या है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि H क्या है, बिकॉज H1 और H2 दोनों तो हमारे लिए क्या है जीरो, ये H कहां से आया, तो अगर आपने देखा होगा तो H जो है वो ये जो लिक्विड कॉलम है, इस लिक्विड कॉलम की हाइट होती थी, है कि नहीं, या फिर इन दोनों पॉइंट में जो क्या मैं बोलूं, इन दोनों पॉइंट में जो हाइट का डिफरेंस है वो होता था, है कि नहीं। अब यहां पे वो हाइट का डिफरेंस कैसे मिलेगा, मतलब बेसिकली इन दोनों पॉइंट के बीच का हाइट का डिफरेंस, है कि नहीं, प्रेशर P1 और प्रेशर इन दोनों पॉइंट के बीच में हाइट का डिफरेंस, ठीक से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, तो इसीलिए तो ये ओपनिंग्स रखी हुई है यहाँ पे। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे जो हाइट अचीव हुई है वो किसके वजह से हुई है, प्रेशर P1 के कारण, और यहाँ पे जो हाइट अचीव हुई है वो प्रेशर, समझे कि नहीं। तो अगर आपने इन दोनों लेवल के बीच का भी हाइट ले लिया, हाइट का डिफरेंस लिया, तो वो जो हाइट का डिफरेंस है वो दो प्रेशर के कारण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अभी भी नहीं समझा, बोलो P2 प्रेशर, P1 प्रेशर ज्यादा था इसलिए इधर हाइट ज्यादा हुई, मतलब इसने ज्यादा, इसका लेवल हाई हुआ, और P2 प्रेशर कम था क्योंकि इधर स्पीड ज्यादा था, इसलिए इधर लेवल क्या है कम है, तो ये लेवल का डिफरेंस क्यों है, प्रेशर की वजह से, इधर का प्रेशर ज्यादा है इधर का प्रेशर, इसलिए ये लेवल हाई और ये लेवल, तो ये जो भी लेवल में डिफरेंस है वो किसके कारण है, प्रेशर के डिफरेंस के कारण, अरे है नहीं, तो हमें प्रेशर के डिफरेंस के कारण या दो पॉइंट के बीच में, ये दो प्रेशर के डिफरेंस के कारण जो दो पॉइंट होते हैं उनमें जो हाइट का डिफरेंस है वो निकालना है ना, तो ये जो हाइट का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, इन दोनों में जो हाइट का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, इसमें और इसमें जो हाइट का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, इसकी सरफेस में और इसकी सरफेस में जो लेवल का डिफरेंस क्रिएट हुआ वो किसकी वजह से क्रिएट हुआ, प्रेशर की वजह से, क्योंकि इधर प्रेशर ज्यादा था और इधर प्रेशर, तो वो प्रेशर की वजह से जो हाइट का डिफरेंस है वो ये है, तो बस वो H जो है, वो जो H हमारा इधर होता था वो डायग्राम में, वो H हमें यहां से मिल जाएगा। अभी भी समझा कि नहीं समझा, बाउंसर गया, अब समझा ये क्यों ऐसा रखा होगा, ओके। सो इस तरीके से ये H होगा, तो H क्या होगा, H होगा दैट इज डिफरेंस ऑफ लेवल बिटवीन टू ओपनिंग्स, या बिटवीन टू क्या बोल सकते हो आप लोग, कैपिलरीज, क्योंकि दोनों ओपन थी ना, कैपिलरी क्या होती है, ऐसी ट्यूब जो दोनों साइड से क्या हो ओपन हो, तो वहां पे दो कैपिलरीज थी, तो दोनों तो ओपन थी ना, ऊपर भी ओपन है और नीचे भी ओपन है, वो बात अलग है, नीचे से फ्लूइड आ रहा है बट है तो ओपन ही ना, तो वो दो कैपिलरीज के बीच में जो लेवल का डिफरेंस था उसी को हम लोग H बोलते हैं, ठीक है। देख लो, कुछ डाउट तो बोलो। सो ये हो गया आपका वेंचुरी ट्यूब, ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड एप्लीकेशन, कुछ डाउट है अभी इसमें, बोलो, डेरिवेशन समझ में आया है क्या, H1 और H2 क्यों जीरो लिए समझे, H1 होता है A1 सरफेस एरिया का हाइट, H2 होता है, बट बोथ द सरफेस एरिया वेर वेरी क्लोज टू द ग्राउंड, बिकॉज ये टू बी ग्राउंड पे रखी हुई है उस कारण, और ये तो सॉल्व करके रखा हुआ है, किधर हाफ कॉमन लिया, हाँ हाफ और रो कॉमन लिया हुआ है, किधर, बताओ ना, कहाँ कॉमन निकलेगा बताओ ना, इसमें हाफ था बट इसमें हाफ नहीं था, कॉमन कैसे लेगी,
इधर से इसमें भी तो होना चाहिए, तीनों में होगा तो कट होगा, सब में होता है तो कट होता है। मैं और भी बोल सकता हूँ क्योंकि मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, बट मैं नहीं बोलूंगा, फिलहाल मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। तो ऐसा समझ कि सब में रहेगा तो ही कट होगा। हाँ, कौन सा पॉइंट्स? नहीं, उधर तो मुझे वही लिखना था कि इसमें कॉन्स्ट्रिक्शन है, ऐसा वैसा है। तो बस इतना लिखा है कि इट कंसिस्ट, वेंचुरीमीटर में क्या होता है, एक ट्यूब होता है और उस ट्यूब में बीच में क्या होता है बोलो, कॉन्स्ट्रिक्शन। बाकी जितना भी रिक्वायर्ड पार्ट था वो सब हो गया है, ठीक है, कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए अभी इसमें। हाँ चलो ठीक है, नेक्स्ट जो आपको सीखना था वो है ठीक है, तो लिफ्टिंग ऑफ एरोप्लेन हम लोग इसका 90% लॉजिक ऑलरेडी जानते हैं, उस दिन में हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो पेपर को लिफ्ट कैसे करना है। तो बस वो पेपर ही एरोप्लेन है समझो। आपको पता है कि लिफ्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आप पेपर का याद है तो पेपर के ऊपर के एयर का स्पीड बढ़ाओ, एयर का स्पीड बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा और अपने आप नीचे से फिर एयर कहाँ आएगी, ऊपर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और फिर उस एयर के साथ वो पेपर भी कहाँ आएगा, ऊपर। सेम चीज पेपर को रिप्लेस करो आप लोग एरोप्लेन के विंग से, एरोप्लेन से नहीं, एरोप्लेन के विंग से। तो अगर आप एरोप्लेन का शेप देखोगे या उसके विंग्स का शेप देखोगे तो विंग्स का शेप जो है वो कुछ ऐसा होता है, देखो, ठीक है, ऑलमोस्ट ऐसा कुछ आप देखोगे, ऊपर से ऑलमोस्ट ऐसा कर्व्ड होता है और नीचे से ऑलमोस्ट कैसा होता है, फ्लैट होता है। तो कुछ ऐसा शेप होता है उसका। और सपोज अभी वो पूरा एरोप्लेन थोड़ी ड्रॉ करते बने, ड्राइंग चल रहा है कि इधर। तो अब ये जो एरोप्लेन जो है, एरोप्लेन का विंग ड्रॉ किया है। अब आपको पता है एरोप्लेन इनिशियली फ्लाइट लेने के पहले, एयर में फ्लाइट लेने के पहले या एयर में जाने के पहले इट टेक्स सम रन, है ना, रनवे के ऊपर वो स्पीड अचीव करता है, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पहले वो रन कर लेता है, रिक्वायर्ड स्पीड अचीव करता है और उसके बाद टेक ऑफ करता है। बट वो रिक्वायर्ड स्पीड अचीव करना क्यों जरूरी है, क्योंकि उस स्पीड के बगैर वो टेक ऑफ पॉसिबल ही नहीं है, राइट। पॉसिबल होता तो वो वर्टिकली अपवर्ड जाता है हेलीकॉप्टर की तरह, बट नहीं हो सकता ना। क्यों नहीं हो सकता देख लो। तो सपोज इसने सपोज रनवे पे रन करना शुरू कर लिया, है ना, उसको स्टार्ट हो गया, तो अब उसके पास क्या आएगा, स्पीड। बट आपको पता है अगर ये आगे बढ़ रहा है तो एयर कहाँ जा रही है, पीछे, उसके ऑपोजिट। तो जो एयर का फ्लो है वो एयर का फ्लो में यहां से दिखा देता हूं, ये एयर का फ्लो है। अच्छा, इधर एयर का फ्लो ऐसा क्यों है, क्योंकि आपने विंग्स का शेप ऐसा रखा है, राइट। तो यहाँ पे एयर का फ्लो कुछ ऐसा रहेगा और इस विंग्स के नीचे एयर का फ्लो कैसा रहेगा। तो ये विंग्स के नीचे, तुम लोग खड़े रहो रे, पिछले सब खड़े रहो, तुम दोनों दोनों खड़े रहो। सो ये जो तुम्हारा विंग्स है, विंग्स के नीचे जो फ्लो रहेगा वो ऑलमोस्ट स्मूथ रहेगा, क्योंकि वो जो नीचे का जो एरिया है वो ऑलमोस्ट कैसा है, आप देखो सरफेस ऑलमोस्ट फ्लैट है, बराबर है। तो अगर आप देखोगे तो एयर के मॉलिक्यूल के लिए जगह कहाँ कम है, नीचे कम है कि ऊपर कम है। हाँ, आप कोई बोलेगा सर ऊपर तो पूरा आसमान है, तो तू मर उधर जाके। हाँ, अरे गधे, इधर 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 देखना चाहिए, इधर, इन दिस पार्ट, इन दिस पार्ट यहाँ पे कर्व है, राइट। आपको पता है अगर एरिया कर्व होता है, देखो सपोज एक 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 ऑब्जेक्ट है, तो अगर आप देखोगे तो इधर का सरफेस एरिया इतना है, अगर इधर का सरफेस एरिया इतना है, ये सरफेस है बेसिकली, दिस इज द सरफेस। बट उसके जगह पे अगर मैं रेगुलर बॉडी ड्रॉ करता, रेक्टेंगुलर या क्यूबिकल, तो उसका सरफेस ये पूरा होता। तो यहाँ पे सरफेस एरिया बड़ा है, यहाँ पे सरफेस एरिया छोटा है। जहां पे सरफेस एरिया छोटा होता है वो नैरो रीजन हो जाता है, और जहां पे सरफेस एरिया बड़ा होता है वो वाइडर रीजन होता है। तो दिस इज सपोज टू बी नैरो रीजन। और अगर ये नैरो रीजन है तो यहाँ पे जो एयर है उसको उसको जगह कम है, एकोमोडेट होने के लिए जगह कम है, मतलब वहां पे एयर, यहाँ पे जब आएगी तो एयर के लिए जगह कम है। और आपको पता है एयर को कंप्रेस नहीं होना होता। तो बोलोगे सर एयर कंप्रेस तो होती है, अरे बट होना नहीं होता ना, बिकॉज हीट के कारण उसके पास क्या है, एनर्जी है, तो इट डज नॉट वांट टू गेट कंप्रेस्ड। तो फिर क्या होगा, तो यहां से यहाँ पे जगह कम है बट आने वाले मॉलिक्यूल काफी ज्यादा है, इसलिए एयर का स्पीड इधर बढ़ जाता है,
तो आप समझो कि यहाँ पे एयर के जो लेयर्स है वो क्राउडेड हो जाते हैं, इसलिए एयर का जो स्पीड है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो स्पीड बढ़ेगा तो सबको पता है प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, राइट। बट ऐसा इधर कोई टेंशन नहीं है, इधर काफी ज्यादा एरिया है, तो यहाँ पे स्पीड बढ़ने का सवाल नहीं उठता। तो यहाँ पे प्रेशर चेंज नहीं होता, बट ऊपर का प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो चेंज हो जाता है। तो ऊपर का प्रेशर कम हो गया, बट ये प्रेशर तो वैसा ही है, तो इसके कंपैरिजन में ये क्या हुआ है, अरे कम हो गया ना। मान लो ये 10 पास्कल है, बराबर है, ये भी 10 पास्कल होना चाहिए था, बट ड्यू टू दिस शेप एंड ड्यू टू क्राउडेड स्पेस क्या हुआ, स्पीड, तो प्रेशर क्या हुआ, तो अभी वो 10 से कम हो जाएगा। सो अगर ये प्रेशर कम हो गया तो ऊपर लो प्रेशर एरिया हो गया, ऊपर क्या हुआ, लो प्रेशर एरिया, और नीचे क्या हुआ फिर अपने आप ही हाई प्रेशर एरिया। और आप सबको पता है कि फ्लूइड या एयर मूव होना चाहता है हाई प्रेशर टू, तो अब ये नीचे जितना भी एयर ट्रैप्ड है वो एयर कहां जाना चाहता है, ऊपर जाना चाहता है, बिकॉज देयर इज अ लो प्रेशर एरिया अपवर्ड। तो अब ये एयर ऊपर जाना चाहता है, तो ये एयर अपने साथ ये जो विंग है उसको भी कहां लेके जाएगा, ऊपर लेके जाएगा, और इस तरीके से वो विंग लिफ्ट होता है। तो विंग के साथ जो बॉडी अटैच्ड है एरोप्लेन की मेन बॉडी, वो भी क्या हो जाएगी, लिफ्ट हो जाएगी, समझा कि नहीं। और इस तरीके से एरोप्लेन लिफ्ट होता है एयर में, नहीं समझा अभी भी। सो इसीलिए उसको पहले रनअप लेना काफी जरूरी है, जब वो रनअप लेगा तभी ऊपर का स्पीड बढ़ेगा, ऊपर के एयर के लेयर का स्पीड बढ़ेगा और प्रेशर कम होगा, ओनली देन इट कैन लिफ्ट अप। बोलो, डाउट है क्या, खत्म हो गया, उसकी नोट्स तुम लोग कंप्लीट कर लेना। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है एटोमाइजर, तुम्हारी पिचकारी, ठीक है। सो एटोमाइजर क्या है, तो बेसिकली इधर आन दो। सो आपने देखा होगा कि अगर कार को वॉश करना है तो एक हाई स्पीड वाला वाटर पंप होता है, वो जो वाटर को ज्यादा स्पीड से पुश करता है। आई सेड स्पीड, आई डिड नॉट से प्रेशर, आई सेड स्पीड, ज्यादा स्पीड से वाटर को पुश करता है, बराबर है। तो अब क्या होता है, इधर आन दो अब यहाँ पे। सो अब मैं जो एग्जांपल देने वाला हूं उसमें आप लोग एयर को पुश करने जा रहे हो। तो बेसिकली जैसे कि मान लो ये एक सिलिंड्रिकल ट्यूब है मान लो, और इस सिलिंड्रिकल ट्यूब को हमने इधर लगा दिया पिस्टन, ठीक है, जिसको आप लोग पुश करते हो, ठीक है। और इस सिलिंड्रिकल ट्यूब के सामने आपने यहाँ पे एक कंटेनर रखा हुआ है, और उस कंटेनर में बहुत सारा लिक्विड है, मान लो कलर है, लिक्विड है, ठीक है। सो बेसिकली ये फ्लूइड है, और आप चाहते हो कि ये जो फ्लूइड है वो आगे स्प्रे हो जाए, राइट। तो उसको स्प्रे करने के लिए आप क्या करोगे, इसके अंदर एयर है, आप उस एयर को क्या करोगे, पुश करोगे, है ना। तो इस एयर को अगर आप आगे, अरे पिस्टन को पुश किया तो एयर क्या होगी, पुश होगी। तो एयर अगर पुश होगी तो उस एयर का स्पीड बढ़ेगा कि कम होगा, तो अभी इधर स्पीड अप हो गया। तो अगर इधर स्पीड अप हो गया तो प्रेशर क्या हुआ, कम हो गया। और ऊपर अगर प्रेशर कम हुआ तो लिक्विड कहां से कहां फ्लो होता है, और इधर हाई प्रेशर है, ये कैसे समझा, देखो ये जो फ्लूइड है उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यस, और ये फ्लूइड का भी क्या है, प्रेशर है। तो इधर प्रेशर दो है, तो नीचे प्रेशर हाई है कि लो है, ऑफकोर्स हाई है, बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और फ्लूइड का भी प्रेशर है। तो यहाँ पे प्रेशर हाई है, और आपने एयर को पुश किया तो एयर का स्पीड ज्यादा हो गया, एयर का स्पीड ज्यादा हो गया, तो जहां पे स्पीड ज्यादा होता है वहां पे प्रेशर क्या हो जाता है, तो ये हो गया लो प्रेशर एरिया। क्या हुआ, अब मुझे बताओ फ्लूइड कहां से कहां मूव होता है, तो ये फ्लूइड जो है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और अगर फ्लूइड ऊपर आया तो एयर के पार्टिकल के साथ आगे चला जाएगा और वो स्प्रे हो जाएगा, कि नहीं होगा गधो, राइट। तो इस तरीके से वो पिचकारी काम करता है, एटोमाइजर जिसको बोलते हैं। अरे आया नहीं, अब गाड़ी जब धोते हैं तो उसमें क्या करते हैं, एयर के जगह पे वाटर रखते हैं, और यहाँ पे फोम रखते हैं, सोप सोल्यूशन, है ना। तो ज्यादा स्पीड से पानी आगे आता है, और इधर स्पीड ज्यादा है इसलिए प्रेशर क्या है, कम है, और इधर जो सोप सोल्यूशन है वो कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, और पानी के साथ उस गाड़ी के ऊपर स्प्रे हो जाएगा। अभी भी नहीं समझा, हाँ अभी वो ये खोल दो, हाँ कार वॉश का दुकान खोल दो, बस उसके लिए जरूरी नॉलेज आ चुका है तुम्हारा, और कुछ होगा नहीं, है ना, नाम वाम लेना नहीं चाहता हूँ।
बट खोल दो। और क्या, और कुछ है? ठीक है। सो अबे नीचे बैठ। तो अब ध्यान दो अब यहाँ पे। सो जो तुमने अभी अभी जो कार वॉशर का दुकान खोला है ना, तो उससे थोड़ा पैसा सेव कर करके, है ना, तो एक घर बनाया, राइट? वो एक घर बना दिया इधर, और ये उसका छत है उस घर का। ठीक है, ये विंडो विंडो जो प्यार से अंदर देखने के लिए, बाहर देखने के लिए बनाई थी, हाँ, ये उसका क्या अभी ये डोर है ना। सो सो जो भी, हाँ हाँ ठीक। तो ये बहुत प्यार से बनाया, ठीक है नहीं? सो दो चार रुपए मिल रहे थे उससे बनाया, राइट? बट क्या हुआ, अभी स्टॉर्म आया। सो हवा आई, बहुत जोर से हवा आई। आपने वो घंटा फिजिक्स समझता नहीं है कि नहीं? तो तुमने क्या किया, हवा आई तो तुमने दरवाजे बंद कर दिए, नहीं करते हो? खिड़की बंद, क्यों? धूल अंदर आएगा। और जब ये कोई पढ़ा रहा था तब तब तो क्या कर रहे थे? तब तो जोक के ऊपर ध्यान दे रहे थे। हाँ मजा आया, हा हा हा। क्या सिखाया, भाड़ में गया। ठीक है। सो ये अपने साथ होता है। तो हवा आई, दरवाजे बंद, खिड़की बंद, अब क्या होगा? तो आपको पता है जब एयर आएगी तो यहां से शेप तो कुछ ऐसा है, तो फिर एयर जो है उसको ऐसा मूव होना पड़ेगा। तो क्लियर कट ये कर्व पार्ट है। कर्व पार्ट में सरफेस एरिया कम होता है, तो वहां पे एयर क्राउडेड हो जाती है। क्राउडेड होती है तो वहां पे उसका स्पीड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, टू एकोमोडेट लार्ज एरिया, क्योंकि उसको कंप्रेस तो होना नहीं है। तो इधर के एरिया का, इधर के जो एयर है उसका स्पीड क्या हुआ, अप, बिकॉज एरिया कम हो गया तो कंप्रेस हो जाएगी एयर, बट एयर को कंप्रेस होना, इसलिए उसका स्पीड बढ़ जाता है, टू एकोमोडेट मोर एरिया इन, सॉरी मोर एयर इन लेस एरिया। तो ज्यादा एयर छोटे एरिया में अकोमोडेट करने के लिए स्पीड बढ़ जाता है। तो स्पीड बढ़ेगा तो हमेशा की तरह प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अरे है नहीं? बट घर के अंदर ऐसा कुछ हो रहा है क्या? घर के अंदर तुमने तो दरवाजे वगैरह बंद कर दिए, तो घर के अंदर उतना स्पीड है क्या एयर का जितना बाहर है? तो घर के अंदर का स्पीड क्या है, कम है एयर का स्पीड, इसके कंपैरिजन में। तो घर के अंदर का स्पीड तो कम ही है, अगर खिड़की दरवाजे खोल दोगे तब भी कम है, राइट? वो देखा जाए तो अंदर का प्रेशर क्या है बोलो? तो अंदर का स्पीड लो है, अंदर की एयर का स्पीड जो है लो है, तो फिर प्रेशर क्या रहेगा, हाई रहेगा। समझे कि नहीं? तो अब मुझे बताओ, अंदर जो एयर है जो तुम लोगों को चाहिए इनहेल करने के लिए, तो उस एयर का प्रेशर क्या हो गया, हाई हो गया। और छत के ऊपर के प्रेशर, एयर जो है उसका प्रेशर क्या हुआ, लो हो गया। और फ्लूइड कहां से कहां फ्लो होता है? तो फ्लूइड को ऊपर जाने का है, तो वो अपने साथ किसको लेके जाएगा, छत को लेके जाएगा। तुम बोलोगे हम इधर होल बना देंगे, तो तुम्हारे जैसा वो एयर है ना, वो तुम्हारे इतना स्मार्ट नहीं है, वो ऐसा नहीं देखेगा तो होल है, होल से घूमते, उसको कुछ भी करके इधर जाना है, तो वो सीधा इधर चिपक जाता है। समझे कि नहीं? बिकॉज वो इसको एक साथ कहाँ जाना है बोलो, ऊपर, राइट? और फिर वो छत को अपने साथ लेके जाता है और वो छत ब्लो होता है। अरे आया ना? क्लियर है कि नहीं? इसीलिए क्या करो, हाँ, दरवाजे खिड़की खोल दो, जितना खोल सकते हो खोल दो। तो ये जो इन दोनों में प्रेशर का डिफरेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए, प्रेशर का डिफरेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए, देन ओनली ये छत बचेगा।